कुछ नहीं बोला। तो ये कौन सी ताकतें हैं जो हमारे मजहब के कल्चर का इस तरह से एक मतलब एंटी नेशनलिज्म के तौर पर पूरे समाज के सामने पेश करती है। ये वो ताकतें हैं जो इस देश को अखंड देखना नहीं चाहती। इन्हीं ताकतों ने पहले भारत का डिवाइडेशन किया है। पाकिस्तान इन्हीं ताकतों के वजह से बना। ये धर्मांध ताकतें भारत में न होती तो आज देश अखंड होता। आज संविधान ने जिस देश को अखंड बनाया है उसको खंड खंड करने का, फिर से वही हिस्ट्री दोहराने का काम मुट्ठी भर लोग कर रहे हैं। उनके निशाने पे मुसलमान है। कभी आप गोश्त खाने पर, यानी आप गाय का गोश्त खा रहे हो तो ये राष्ट्रभक्ति के विरोध में है। भाजपा का गोवा का मुख्यमंत्री बोलता है कि मैं सबसे बेहतर गाय का गोश्त मेरे लोगों को दूंगा। मिजोरम सिक्किम का आदमी बोलता है कि हम तो खाएंगे, लेकिन निशाने पर मुसलमान। आदाब दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया फैक्ट न्यूज। जावेद पाशा साहब, चैनल में आपका स्वागत है। शुक्रिया। जावेद साहब, मैं आपसे सबसे पहला सवाल ये पूछना चाहूँगा, हाल ही में कुछ दिन पहले देखा गया कर्नाटक हिजाब पे प्रतिबंध लगा दिया है जी, तो ये मुसलमानों पे ऐसा अत्याचार हो रहा है, तो आपकी पार्टी क्या कर रही है? जी देखिए, एक तो जहाँ तक मेरा नॉलेज है, कर्नाटक की सरकार ने बयान नहीं लगाया। वो एक स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन में जिसके प्रिंसिपल है, उन्होंने कहा कि हिजाब पहनी हुई बच्चियाँ अंदर नहीं बैठेगी। सबसे पहली बात यह है कि हमने 26 नवंबर 1949 को इस देश का एक संविधान स्वीकार किया है जी, और पूरे देश का सिस्टम जो चलेगा वो संविधान के ऊपर चलेगा। संविधान से ऊपर कोई नहीं है। ना इस देश की संसद है, ना इस देश का सर्वोच्च न्यायालय। संसद और सर्वोच्च न्यायालय को भी संविधान के अंदर काम करनी पड़ेगी। इसी संविधान के प्रीएम्बल ने खास बात, खास वादा पूरे भारत के जनता से किया है। वो वादा ये है कि मैं आपको बतौर नागरिक आपके धर्म, आपकी संस्कृति, आपकी तहजीब, आपकी पूजा, आपकी इबादत, आपका रहना खाना पीना और आपका बोलना, इसकी आज़ादी देता हूं। इट्स अ फंडामेंटल राइट। इस फंडामेंटल राइट पर किसी को भी यह हक नहीं पहुंचता है कि वो मनाही करे। लेकिन यहां पर कुछ ऐसी ताकतें हैं जो व्यक्ति के आज़ादी को मानती ही नहीं। थोड़ा सा इतिहास में मैं बता देना चाहूँगा कि जिनको हम मनुवादी ताकतें बोलते हैं, वो तो इस देश के 85% लोगों को इंसानी नहीं मानती। वो बोलती है कि वो पैरों से पैदा हुए शूद्र हैं और वो वही करेंगे जो हम कहते हैं। तो यहाँ पे कुछ ताकतें ऐसी हैं जो अपने संस्कृति को 85% लोगों के संस्कृति पर इम्पोज करना चाहती है। वो उनके सामने शर्त रखती है कि खाओगे यही, पहनोगे यही, यही बोलोगे, यही जाओगे, इबादत ऐसी करोगे, पूजा ऐसी करोगे, ऐसे चलोगे, ऐसे रहोगे। ये नहीं चलेगा क्योंकि ये संविधान के विरोध में है। हिजाब का जहां तक मसला है, ये मसला मुस्लिमों के इस्लामिक संस्कृति से जुड़ा हुआ है। हमने कभी नहीं कहा कि ए जैन साधु भाई तुम कपड़े पहनो। क्यों कहेंगे हम? क्योंकि वो उनका फंडामेंटल राइट है। संविधान का प्रियम्बल एक जैन साधु को बिना कपड़े के उनके मजहब का प्रचार करने की इजाजत देती है। हमने पादरी को कभी नहीं कहा कि ए पादरी सफेद कपड़े नहीं पहनना कल से, ये तू हरा पहन, ये तू नीला पहन। हमने कभी नहीं कहा, क्योंकि पादरी के उस शख्सियत का एहतराम संविधान का प्रियम्बल करता है। हम भी उसका एहतराम करते हैं। बौद्धों के लोग जो बौद्ध बनते हैं वो चिवर पहनते हैं, पूरा टकला करते हैं और चिवर पहनते हैं। कल कोई आएगा कहेगा ये सिर्फ टकला नहीं चलेगा, चल यहाँ पे छुट्टी रख, ये चिवर नहीं चलेगा, चल तू सोवड़ा पहन और जानवा पहन जैसे बमन पहनते हैं, तो वो क्यों मानेगा? क्योंकि इस तरह से पहराव करने का उसका कल्चर का हिस्सा है और इसके सुरक्षा की गारंटी प्रीएम्बल संविधान देता है। मेरे बच्चियों का हिजाब एक तहजीब का हिस्सा है। हम बैठकर पानी पिए, वो खड़े रहकर पानी पिए। हमारे मजहब में है कि हम तहजीब के साथ बैठकर खाना खाएं, तहजीब के साथ बैठकर पानी पिए। खड़े रहकर पानी पीने वालों को हमने कभी कुछ नहीं बोला। तो ये कौन सी ताकतें हैं जो हमारे मजहब के कल्चर का इस तरह से एक
मतलब एंटी नेशनलिज्म के तौर पर पूरे समाज के सामने पेश करती है। ये वो ताकतें हैं जो इस देश को अखंड देखना नहीं चाहती। इन्हीं ताकतों ने पहले भारत का डिवाइडेशन किया है। पाकिस्तान इन्हीं ताकतों के वजह से बना। ये धर्मांध ताकतें भारत में न होती तो आज देश अखंड होता। आज संविधान ने जिस देश को अखंड बनाया है उसको खंड खंड करने का, फिर से वही हिस्ट्री दोहराने का काम मुट्ठी भर लोग कर रहे हैं। उनके निशाने पे मुसलमान है। कभी आप गोश्त खाने पर, यानी आप गाय का गोश्त खा रहे हो तो ये राष्ट्रभक्ति के विरोध में है। भाजपा का गोवा का मुख्यमंत्री बोलता है कि मैं सबसे बेहतर गाय का गोश्त मेरे लोगों को दूंगा। मिजोरम सिक्किम का आदमी बोलता है कि हम तो खाएंगे, लेकिन निशाने पर मुसलमान। हमने मॉब लिंचिंग में देखा है कि अखलाक और पहलू खां के घर में फ्रिज में गोश्त गाय का है, इस आरोप की वजह से दोनों को बेचारों को मार दिया गया। जब फॉरेंसिक रिपोर्ट आई तो पता चला कि वो गोश्त बकरे का था। जान गई, पूरी फैमिली बर्बाद हो गई। लेकिन ये नहीं कहेंगे कि इस देश में अल कबीर नाम का सबसे बड़ा बिजनेस गोश्त का जो करता है उसका मालिक तो एक ब्राह्मण है, एक विधायक है। हम ये नहीं कहेंगे। तो हमारा हिजाब का जो मसला है वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के तहत है। और हमें खुशी है, हमने न्यूज़ पढ़ी है, सुनी है कि कोर्ट ने कहा कि हिजाब फंडामेंटल राइट है। हिजाब से किसको नुकसान है? भैया कितनी खूबसूरत लगती है बच्ची। आप सरदार को नहीं कहते, आपकी हिम्मत नहीं है। जिस तरह से हिजाब है उस तरह से सरदार भी अपनी पगड़ी झांक लेते। सरदार कल से पगड़ी नहीं पहनना, कल से खुला सर रखना, क्योंकि राष्ट्रभक्ति अगर दिखाना है तो ऐसा भगवा गमछा पहनकर ही दिखाना है। ये आप सिखों को नहीं कहोगे, ये आप बौद्धों को नहीं कहोगे, मुसलमानों को क्यों कहेंगे? क्योंकि जानते हैं आप इस देश में सबसे कमजोर तबका कोई होगा तो वो मुसलमान है। 70 साल में आपने उन्हें फोर्स से निकाल दिया, आपने उनका पुलिस में प्रतिनिधित्व नहीं दिया, इकोनॉमी दंगों के नाम से खराब कर दी, उनके प्रति द्वेष फैलाकर उनको मोहल्ले में बंद कर दिया। और आप जानते हैं कि आसान शिकार है। जुडिशियरी में देख लो 1%, एडमिनिस्ट्रेशन में देख लो 1%, तो कहां से ये फाइट कर सकता है? चैनल्स इनके। अभी लोकमत ने आज कल 6 तारीख को हिंदुत्व राष्ट्रीय एकात्मता पर परिसंवाद लिया। उनका राइट है, हम उनके इस राइट का स्वागत करते हैं। जवाहरलाल जी दर्डा से लेके अभी तक के दर्डा साहब गांधीवाद को बोलते रहे हैं। कांग्रेस के गृह मंत्री रहे, मंत्री रहे, बड़े बड़े पोस्ट पर रहे। गांधीवाद और आरएसएस एक जगह कैसे बैठ सकता है? आरएसएस के वाद ने गांधी को मारा। आज दर्डा जी गांधीवाद को बाजू में हटाकर आरएसएस के थ्योरी को, हिंदुत्व यानी राष्ट्रीय एकात्मता, ये थ्योरी को आगे बढ़ाने के लिए मोहन जी भागवत का इतना बड़ा लाइव में परिसंवाद रखते हैं। हम उनके आज़ादी का स्वागत करते हैं। मैं आपसे अपने वापस वही सवाल में आऊँगा, आपकी पार्टी क्या की इस पे? हमारी पार्टी ने सबसे पहले, हमें फक्र है, महाराष्ट्र के सांसद और महाराष्ट्र के अध्यक्ष इम्तियाज जलील साहब ने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए पहली बार संसद में आवाज उठाया कि हिजाब ये फंडामेंटल राइट है। किसी संसद ने नहीं किया, आवाज उठाया। लेकिन जिस तन लागे उस तन जाने कहते हैं। हमारे कौम का दर्द हमारा कायद समझ पाया और रखा। और मुझे खुशी है कि ये आवाज जुडिशियरी तक गई और जुडिशियरी ने कहा कि नहीं, हिजाब बच्चियों का, मुसलमान महिलाओं का फंडामेंटल राइट है। पर ये देखा जाता है अक्सर मुसलमानों के ही पहनावे पे, चाहे बुर्का हो, हिजाब हो या कुछ हो, मुसलमानों पे ही प्रतिबंध क्यों लगाया जाता है और बाद में जाके कोर्ट में जाके मुक्की खाते हैं लोग? ऐसा क्यों करते हैं इन लोग? देखो, इन लोगों की धर्म की राजनीति करना है। ओके। कैसा है, संघ का हिंदुत्व और मेरे महाराष्ट्र और भारत के संतों का हिंदुत्व अलग है। आम हिंदू धर्मांध नहीं है। आम हिंदू मुसलमानों के साथ भाईचारे के साथ सारे त्यौहार मनाता है, बिजनेस करता है, उसमें कोई नफरत नहीं है। लेकिन ये संघ का जो हिंदुत्व है इसके खिलाफ आम हिंदू है। इस आम हिंदू को मुसलमानों से तोड़कर अपने झंडे के नीचे लाने के लिए मुसलमानों को दुश्मन दिखाना ये इनकी मजबूरी है। मोहन भागवत जी ने अभी सभा में थोड़े दिन पहले बोले थे कि हिंदू और मुस्लिम को साथ रहना है। अगर मुस्लिम कमजोर रहेगा तो हमारा देश भी कमजोर रहेगा। आपको मालूम है गोडसे ने गोली मारने से पहले बापूजी के पैर छुए थे। अच्छा। हाँ, तो इनकी ये दो मुंह की बात तो हमेशा रही है। इधर कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम दो आंखें, और उधर कहते हैं कि सिर्फ हिंदुत्व, यानी कौन सा हिंदुत्व? संघी जो रखता है वो संत तुकाराम जी का हिंदुत्व नहीं।
संत गाडगे महाराज का हिंदुत्व नहीं, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज का हिंदुत्व नहीं। राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज कहते हैं, या भारतात बंधुभाव नित्य वसुदे, इस भारत में बंधुभाव रहने दे और हर धर्मों को समानता का आदर मिलने दे। यह है संतों का हिंदुत्व। ये नहीं चाहिए इन्हें चाहिए श्रेष्ठत्ववाद, हम श्रेष्ठ है सारी कौमों से, ये इनका हिंदुत्व है। तो उसके विरोध में पूरी बची हुई ओबीसी हिंदू कौमें, अनुसूचित जाति जमाती की कौमें हैं, उनके सामने एक बड़ा दुश्मन खड़ा करना जरूरी है। इसलिए मुसलमानों के हर चीज पर, उनके बोलने पे, दाढ़ी पे, बैठने पे, टोपी पे, बनियन पे, लुंगी पे, सब पे ये लोग एक विलन की तरह हमला करते हैं। तो ये उनकी मजबूरी है। क्या लगता है आपकी जो पार्टी है उसको भरोसा में ले पाएंगी जनता आने वाले कल में कि ये हमारा कुछ भला करेंगी? मुसलमान एमआईएम को एक्सेप्ट कर पाएंगी आने वाले कल में कि वाकई में आप लोग संघर्ष करते रहोगे? क्या है आपकी पार्टी का आने वाला कल? देखिए, बदलाव एक दिन में नहीं होता जी, लेकिन बदलाव जब होता है तो बहुत ठोस होता है। अच्छा, क्या कभी हमने सोचा था बामसेफ जैसा संगठन एमआईएम के कायद के नीचे आएगा? कभी हमने सोचा था कुशवाहा आएगा? कभी हमने सोचा था उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जाति जमाती के इतना बड़ा समूह हमसे जुड़ेगा? आज जुड़ा, क्योंकि असदुद्दीन साहब जो 4 साल संसद रहे, संसद भारत की सबसे बड़ी प्रतिनिधि संस्था है, इसने उनका सत्कार किया। किसका सत्कार किया जाता है? जो संविधान के ऊपर में 95% सवाल पूछता है, जो 100% रोजगार, अपनी जनता के बेसिक एजुकेशन, बेसिक प्रॉब्लम्स के बारे में सवाल पूछता है, उसको संसद रत्न का पुरस्कार दिया जाता है। और ये पुरस्कार बैरिस्टर असदुद्दीन साहब को मिला। इसलिए हमें भरोसा है कि उनकी राजनीति पर आज नहीं तो कल इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश से हो गई है, पूरे कौमों को एतबार होगा। और एमआईएम से केवल मुसलमान नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये केवल मुसलमानों की पार्टी नहीं है। ये बार बार भाजपा की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा जाता है कि सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है। अरे लिस्ट उठाकर देखिए, सभी को समानता से हम लोगों ने प्रतिनिधित्व दिया है। मैं इसमें आपको 1 मिनट के लिए रोकना चाहूँगा। आप बोले हम सबको साथ लेके चले गए हैं, मोदी जी के जैसे सबका साथ सबका विकास वाली इनडायरेक्ट बात कह गए आप। लेकिन अगर असद साहब के भाई की बात करें जी, तो 12 मिनट के लिए पुलिस को हटा दो, आगे का आपको पता है? वो स्टेटमेंट के आगे पीछे रेफरेंस है, बताइए। विदाउट रेफरेंस के पीछे उन्होंने बोला नहीं है। वो रेफरेंस ऐसा है कि जब मुसलमानों को मार देने की बात चलती है, पुलिस प्रशासन एक तरफा होकर कार्रवाई करता है। क्यों भाई? अभी सरकार बैठी है शिवसेना की, 1992 का दंगा हमारे सामने, 3000-4000 मुसलमानों को ज्यादातर अटैक पुलिसों की तरफ से किया गया। यह श्री कृष्ण रिपोर्ट में, जो जस्टिस श्री कृष्ण रिपोर्ट में, उसमें क्लियर हुआ कि ज्यादातर मुसलमान जो मारे गए वो पुलिस की गोली से मारे गए और सीधा सीने में गोली मारी गई। तो आप पुलिस को लेकर मुसलमानों का कत्लेआम करेंगे, तो हम ये कह रहे हैं कि आप पुलिस का क्यों कत्लेआम ये करते हो भाई? पुलिस सुरक्षा के लिए, हमला करने के लिए नहीं है, बिल्कुल हमला करने के लिए नहीं है। और उन्होंने जो कहा वो इनके बल पर कहा कि संघ ने कहा था हमें 3 दिन का टाइम दो, हम 3 दिन में इनको ये करके दिखाएंगे। उसके ऊपर वो स्टेटमेंट है। भाई आप कुछ भी कहोगे और हमने खामोश रहना, आप कुछ भी कहोगे हमने खामोश रहना। हमारे पास भी संवैधानिक अधिकार है बोलने का, तो हम तो जवाब देंगे ना कुछ। उसका लहजा अलग हो सकता है, लेकिन जवाब तो देना पड़ेगा। आप कहेंगे कि हमको अभी धर्म संसद में आपने कहा कि हम 20 लाख मुसलमानों को ख़त्म कर देंगे, कोई जुडिशरी इसकी दखल नहीं ले रही है। एक सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद इसका नोटिंग लेते हुए नोटिस इशू किए, लेकिन प्रशासन ने नहीं किया, मुख्यमंत्री ने नहीं किया। मुख्यमंत्री तो योगी बैठा है, ये जो है हमारे प्रधानमंत्री जी, इनको तो खैर क्या बोले, जो गुजरात के कांड से निकल कर आते हैं उनको हम क्या बोले। उनके दिलो दिमाग में किस कम्युनिटी के प्रति नफरत है, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। इसलिए अकबरुद्दीन साहब का स्टेटमेंट के पीछे एक रेफरेंस है पूरा, और उस रेफरेंस को अगर देखा जाए तो अकबरुद्दीन साहब की जगह कोई भी इमोशनल व्यक्ति होता तो ये स्टेटमेंट करता, क्योंकि कम्युनिटी की जान खतरे में है, तो स्टेटमेंट तो करना पड़ेगा। तो मैं आपसे जाते जाते आखिरी बात पूछना चाहूँगा, जिस तरह से हिजाब का भी आज मुद्दा आया बीते कल, पिछले कुछ दिनों पहले, तो ऐसे मुद्दे उठाने वालों को आप क्या बोलना चाहेंगे? ये मेरा आखिरी सवाल है। इस देश में धर्म की राजनीति को एमआईएम तरजीह नहीं देती। एमआईएम
मुसलमानों के प्रतिनिधित्व की बात करती है। एमआईएम अनुसूचित जाति, जमाती, जनजाति, ओबीसी के प्रतिनिधित्व की बात करती है और पूछती है कि अगर तुमने अपने पसंद की सरकार बनाई तो कोरोना के काल में 45 करोड़ इस देश के हिंदू और मुसलमानों को खाने के लिए 2 वक्त की रोटी का भी इंतजाम नहीं था तो किसको वोट दिया? हमारे असदुद्दीन साहब सवाल पूछते हैं कि आपने अपनी पसंदीदा सरकार को अगर वोट दिया तो इस देश में 48% कॉमन पीपल के बिजनेसेस बंद हो गए, कोई पुरसाने हाल नहीं है, लघु उद्योग बंद हो गए, हस्त उद्योग बंद हो गए। कौन सी पॉपुलर सरकार थी जिसको आपने वोट दिया? ये हमारे सवालात जो है वो सवालात आम नागरिक के सवालात है और वो एमआईएम से जुड़ेगा, ये हमें पूरा भरोसा है। एमआईएम से जुड़ेगा, आम जनता ये तो आने वाला कल ही बताएगा। जावेद साहब ने बहुत बेबाकी से अपना जवाब दिए है, हालांकि समय की बहुत कमी थी, सवालात बहुत है। हम इनको और भी आगे बुलाएंगे यदि इस वीडियो को अच्छा रिस्पॉन्स मिला। और अगर आपको लगता है मैंने कुछ सवालात पूछने में कमी रह गई है तो कमेंट में आप अपने सवाल लिखिए। अगली बार जावेद साहब जब भी आएंगे तो वो सवाल बेशक इंडिया फैक्ट न्यूज़ के प्लेटफॉर्म में पूछा जाएगा। शुक्रिया। उम्मीद करते हैं आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना